हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहा हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, एंड दिस इज फॉर द सेशन जुलाई 2026। सो इसमें टोटल आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं। सो इसको मैं वन बाय वन सॉल्व करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट अच्छे से करी हुई है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे, जो मैंने अपने चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लास्ट टॉपिक उसमें हास्य डायग्राम है, सॉरी लैटिसेस है। अगर आपने वो पूरी प्लेलिस्ट करी हुई है ना, तो ये क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने अपने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इन क्वेश्चंस को देखना है, और ऑलरेडी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं एक आई बटन आपके टॉप राइट कॉर्नर में दे दूँगा। उस बटन में जाके आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है इन क्वेश्चंस पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने इवन क्वेश्चन नंबर 1 भी कराया हुआ है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको आई बटन ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम पे। इसमें हमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगा के जीसीडी निकालना होता है। तो वो कैसे लगता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन करना होता है। तो उसमें जो छोटा नंबर है वो 198 है, जो बड़ा है वो 252 है। तो 252 को आप डिवाइड करोगे ट्रेडिशनल तरीके से, किससे, 198 से। तो कितनी टाइम जाएगा, 198 वन टाइम ही जाएगा इसमें। तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 54। अब 54 किसको डिवाइड करेगा, ऊपर से उतार लो 198 को। तो 198 को डिवाइड करो 54 से, तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये आ जाएगा आपका 162, मतलब 54 इंटू 3 162। तो आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ 36। आप 54 को डिवाइड करो 36 से, 1 टाइम जाएगा अगेन, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 18। अब 18 को 36 को 18 से डिवाइड करो, तो ये जाएगा 2 टाइम्स। तो 36 गया 2 टाइम्स। उसमें जो लास्ट का डिवाइज़र आ रहा है ना आपका, वही आपका जीसीडी होता है। तो 18 ही आपका जो डिवाइज़र आ रहा है, लास्ट डिवाइज़र, वही आपका क्या है, वो जीसीडी है। तो उसको लिख के दिखाते हैं, वो डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख के दिखाते हैं इसको। एक्चुअल सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 252 को आप कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ से देख के लिखोगे वो। तो 198 मतलब 1 इंटू 198 मल्टीप्लाई करा, और रिमाइंडर आपका 54 आ गया। अब आपने जो भी आपका यहाँ पे डिवाइजर था 198, तो 198 इधर शिफ्ट हो जाएगा इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे। और जो आपका रिमाइंडर था, अब आप उससे डिवाइड करोगे। जो देखो आपने यहाँ पे भी डिवाइड करा है, तो कितने टाइम्स गया था, 3 टाइम्स। तो 54 इंटू 3, अब रिमाइंडर क्या बचा था आपका, 36। तो देखो यहाँ 36 बचा था राइट हैंड साइड पे, 36। अब आपने क्या करा, शिफ्ट कर दिया 54 को लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आप किससे डिवाइड करोगे, जो आपका रिमाइंडर था लास्ट स्टेप में। तो 36 कितने टाइम गया था, 1 टाइम, और रिमाइंडर क्या आया था आपका 18। तो वो आपने यहाँ लिखा भी हुआ है 18 रिमाइंडर। तो अब 36 को इधर शिफ्ट कर दो, और 18 जो आपका रिमाइंडर है उससे डिवाइड करोगे, तो आपका ये 0 आ गया इधर। तो लास्ट में जो डिवाइजर है वही आपका जीसीडी है। किसका जीसीडी है, वो 252 और 198 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहीं डन हो गया। इसका जीसीडी क्या आ रहा है, वो आ रहा है 18। तो 18 आपका आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑलरेडी मैंने अपनी, आप मेरी रिंग थ्योरी की वीडियो जाके देखना प्लेलिस्ट में। तो रिंग थ्योरी की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। उसमें ये मैंने पूरा सॉल्व करा हुआ है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। और मैं इसका आपको आई बटन भी दे दूंगा टॉप राइट कॉर्नर में, आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन ये मैंने आपको इंटीग्रल डोमेन की एक वीडियो बनाई है प्लेलिस्ट में। तो इंटीग्रल डोमेन की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जाके आप इसको ज़रूर देखना, तो आपको ये मिल जाएगा। और मैं आई बटन भी दे दूंगा आपको, वहाँ पे जाने में ईजिली आप उससे मतलब टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन आएगा, आप वहाँ से इसको क्लिक करके जाके देख सकते हो। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसको 0 2 4 6 8 को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो ये भी आपको मेरी इंटीग्रल डोमेन की वीडियो में ही मिलेगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा आपको ये। तो मैं आपको आई बटन दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सिमेट्रिक ग्रुप S4, मतलब आपके 4 सिंबल्स हैं, उसके आपके पास मान लो एक सेट है S 1 2 3 4, उसके ऊपर आपने सिमेट्रिक ग्रुप बनाया है जिसको हम S4 बोलते हैं। अब इसमें अल्फा बीटा 2 परमुटेशन है। तो अल्फा बीटा में हमने अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा माइनस, अल्फा इनवर्स निकालना है। तो मैं अल्फा को और शॉर्ट में एक 1 साइकिल नोटेशन में लिख देता हूँ, 1 रो नोटेशन में। कैसे लिखोगे, 1 goes to 3, देखना 1 goes to 3, फिर 3 goes to 2 एंड 2 goes to 4। तो ये इसको 1 साइकिल, 1 मतलब 1 रो नोटेशन में लिख ले, इसको साइकिल बोलते हैं। इसी तरह मैं बीटा को लिख सकता हूँ, 1 goes to 2, 2 goes to 4, 4 goes to 1 अगेन, और 3 goes to 3। तो इसको मैं एज इट इज़ 1 to 4 भी लिख सकता हूँ। जो सिंगल एलिमेंट होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अल्फा पहले लिखोगे 1 3 2 4, और बीटा बाद में लिखोगे 1 2 4। अब इसमें आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, हमेशा राइट साइड, जो टॉप राइट साइकिल होती है आप वहीं से स्टार्ट करते हो। तो इसमें किसी भी डिजिट से स्टार्ट कर सकते हो। मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ,
तो इसमें 1 किस पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, हमेशा राइट साइड में स्टडी रीड करी जाती है। मतलब जब भी आप किसी भी साइकिल को रीड कर रहे हो ABCDFG इस तरह से लिखिए तो हमेशा ये राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में रीड करी जाती है। तो A जो है वो B पे जा रहा है, B C पे जा रहा है, C D पे, D F पे, और F जो है वो F गोज़ टू G। सो 1 गोज़ टू कितना है 2 और 2 गोज़ टू इसमें कितना है 4, तो 4 आ गया। देन 4 गोज़ टू इसमें कितना है 1, तो क्या ये घूम के वापस 1 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर आ जाएगा। तो 4 गोज़ टू 1 है इसमें, फिर इसमें भी चेक करोगे 1 कहाँ जा रहा है, 1 गोज़ टू 3 आ जाएगा। फिर 3 गोज़ टू इसमें 3 है, क्योंकि जो भी एलिमेंट इसमें नहीं होता वो फिक्स हो जाता है। तो 3 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 2, तो ये 2 आ गया, ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि 4 सिंबल के अलावा तो आपके पास है ही नहीं, तो अल्फ़ा बीटा आपका डन हो गया। अब बीटा अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 1 2 4, और सिंगल वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो फिक्स ही करता है सारे एलिमेंट को, 1 2 4। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपका 1 3 2 4। अब स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 इसमें किस पे जा रहा है 3 पे, और 3 गोज़ टू 3, क्योंकि इसमें 3 नहीं है तो वो 3 पे ही जाएगा, फिक्स हो जाएगा। देन इसमें 3 किस पे जा रहा है 2 पे, 3 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू 4। देन 4 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू 2, तो ये भी पूरा कंप्लीट हो गया 1 3 4 2। अब अल्फ़ा स्क्वायर निकालना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है साइकिल की नोटेशन में 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 दोबारा से लिख लो आप। अब इसमें राइट टॉप राइट वाले से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट कर लिया हमने, 1 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 2, देन 2 गोज़ टू 4 एंड 4 गोज़ टू 1, तो ये क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी बचा 3 बच रहा है, तो 3 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू 4। अब देखो 4 गोज़ टू 1 है एंड 1 गोज़ टू 3 है, तो 3 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बन गया। अब अल्फ़ा इन्वर्स लिखने का तरीका ईजी है। आप जो भी इसमें बिल्कुल राइट में ना उसको उल्टा करके लिख लो, तो 4 2 3 1, तो ये अल्फ़ा इन्वर्स आ गया। मैंने क्या इसमें 1 गोज़ टू 3 गोज़ टू 2 गोज़ टू 4 था, तो अल्फ़ा इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, 4 गोज़ टू 2 2 गोज़ टू 3 3 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू 4। तो जब भी इन्वर्स निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड पे रीड करा जाता है। तो ये आपका परमुटेशन का पूरा क्वेश्चन हो गया। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6। सो डिफाइन लैटिस एंड डिटरमाइन वेदर पावर सेट ऑफ एस कंटेन इज अ लैटिस और नॉट। सो डिफाइन करने में इसको सिंपल सी डेफिनेशन में बताता हूँ। अ पोसेट विच हैज़ सुप्रीमम इन्फीमम फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स। सो अ पोसेट विच हैज़ इन्फीमम and supremum for every pair of elements। तो वो आपका क्या बनेगा, पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ एस लिख लो, तो वो आपका डेफिनेशन बन गई लैटिस की। अब हमारे पास सेट एस 1 2 3 है, तो इसका आपका पावर सेट ऑफ एस निकालना है। तो पावर सेट ऑफ एस के ऊपर आपको लैटिस बताने की होगी कि नहीं, तो उसके लिए हाथ से डायग्राम आप बना सकते हो। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, सिंगलटन्स आएंगे सारे, 2 आ गया 3 आ गया। देन अब 2 2 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा एंड 2 3 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, पूरा सेट आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो ये आपका पावर सेट ऑफ एस बन गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 टू 3 इज इक्वल टू 8 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। अब इसका जब आप लैटिस बनाओगे तो कैसे बनेगा देखो, और इसमें लैटिस जो बनेगा ना आपका, वो पावर सेट ऑफ एस के साथ 2 बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। वो है आपका इंटरसेक्शन, दैट इज इसको बोलते हैं मीट, और दूसरा होता है ज्वाइन, जैसे यूनियन। तो ज्वाइन और यूनियन दोनों हैं हमारे पास। के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 3 आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो 1 2 2 3 एंड 1 3 ये आ गया, और लास्ट में आपका पूरा सेट ऐसा आ जाएगा, मीन्स 1 2 3। तो ये आपका यहाँ पे लैटिस बनेगा। इसको लैटिस को बना के ऐसे बनेगा, ये 5 इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है और इस पे जा रहा है। फिर 3 जो है वो इस पे भी जा रहा है और इस पे, क्योंकि ये सबसेट है इसका। देन 2 किस पे जाएगा, इस पे जाएगा और इस पे जाएगा, और 1 किस पे जाएगा, 1 इस पे जाएगा और 1 लास्ट में इस पे भी जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, और लास्ट में ये वाले एलिमेंट इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमेशा अपर डायरेक्शन में रीड करा जाता है। तो अपर डायरेक्शन में देख लो, ये 3, ये सिंगलटन 3 जो है वो किस से रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखो इसमें कोई से भी 2 एलिमेंट उठा के देख लो, उसका हमेशा इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, मतलब मीट एंड जॉइन एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो कोई सा भी एलिमेंट उठा के देख लो, फॉर एग्जाम्पल 1 3 और 3 उठा लिया, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, वो 3 होगा, और यूनियन क्या होगा 1 3 होगा। तो मीट एंड जॉइन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा इसका।
फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 3 और 1 2 उठा लिया, तो इसका जो इन्फीमम होगा, इन्फीमम मतलब जो इससे रिलेटेड है, देखो कौन कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है। तो 1 2 और 2 3 से जो है तो 2 रिलेटेड दिखाई दे रहा है, जो जो इन दोनों से मैप हो रहा है, मतलब नीचे इससे कनेक्ट हो रहा है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है, तो 2 है और 5 है, इसके अलावा कोई सा नहीं है। अब इसमें से देखोगे अब ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो 2 है। तो एक्चुअल में आपने इंटरसेक्शन ही तो निकाला, तो इन्फीमम का मतलब यही हो गया। देखो मीट का मतलब हो गया आपका इन्फीमम, और ज्वाइन का मतलब जो मैंने ज्वाइन लिखा है ये, इसका मतलब हो गया आपका सुप्रीमम। तो जिनका, और हमें पता है फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन और यूनियन एग्जिस्ट करता ही करता है, तो हर किसी का करेगा ही करेगा, तो ये एक लैटिस बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेना एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ S हैज़ इन्फीमम, मतलब ये लिख लो हैज़ इंटरसेक्शन एंड यूनियन, देयरफॉर इट इज़ अ लैटिस। चाहे तो 2 4 पेयर के निकाल के भी दिखाने देना इस तरह से, 1 2 और 2 3। तो इसका अगर मैं सुप्रीमम पूछूं, तो सुप्रीमम का मतलब है इनका यूनियन, तो इनका यूनियन क्या होगा, वो होगा आपका 1 2 3, तो सुप्रीमम भी यही होगा। अगर मैं इसका ही इन्फीमम पूछूं आपसे, तो 1 2 सेट का और 2 3 इन दोनों सेट का वो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन, वो हो जाएगा सिंगलटन 2। तो इस तरह से ये लैटिस बन जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हमेशा कैलिस टेबल बना के दिखाओ इसमें, जब भी फाइनाइट के लिए आ रहा है Z या फिर ZN टाइप के एलिमेंट्स के लिए आ रहा है। तो कैलिस टेबल कैसे बनती, जो भी आपके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये आपके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के मेंबर्स होते हैं, मतलब इसको आप G से डिनोट कर लो। ठीक है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा यहाँ लिख लिया, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा कॉलम में लिख लिया। अब आप इनको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे और कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। तो 1 × 1 इज़ 1 एंड 1 × -1 इज़ -1, तो ये लिखते चले जाओ। फिर 1 × आयोटा इज़ आयोटा, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आयोटा को अगर मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो कैलिस टेबल इस तरह से पूरी बना लो। अब ये जो एलिमेंट कैलिस टेबल के अंदर वाले एलिमेंट है, ये वाले, ये मेन एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये वापस से जी के एलिमेंट्स ही बन रहे हैं, जी से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फिर एसोसिएटिविटी इनहेरिटेड होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट्स में क्या बनेगा, देखो क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो 1 बनेगा। और अगर बात रही इन्वर्स की, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई आपकी। अब इन्वर्सेस, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इन्वर्स निकालने से 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो इसके इन्वर्सेस क्या होंगे, 1 का होगा 1, -1 का -1, आयोटा का क्या बनेगा इन्वर्स। देखो आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करने पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है। आयोटा को जब आपने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करा है तब जाके 1 आ रहा है, तो इसलिए आयोटा का जो इन्वर्स होगा वो माइनस आयोटा होगा। और सिर्फ माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, माइनस आयोटा का आपने किससे मल्टीप्लाई करा रखे, आपको 1 मिल रहा है, तो 1 देखो यहाँ मिल रहा है आपको, ठीक है ना, इस जगह पे। तो 1 किस वजह से मिल रहा है, जब माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करा, तो इसका इन्वर्स आ गया। ये सबके इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो ग्रुप बन गया। अब ये अबेलियन ग्रुप क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर आप किसी को भी कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, आयोटा को माइनस आयोटा से कर लो या माइनस आयोटा को आयोटा से कर लो, तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव भी होगा, तो ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो उसको आप लिख के दिखा देना, मतलब इस तरह से आप लिख के दिखा देना, आयोटा इंटू माइनस आयोटा लिख लो, या फिर माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ये आपको सेम रिजल्ट देगा। क्या देगा, 1, या फिर कोई और सा ले लो, आयोटा इंटू 1 इज 1 इंटू आयोटा इज़ आयोटा। तो इस तरह से आप जितने भी पेयर्स हैं वो सारे यहीं पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप लिख देना यूजिंग कैलिस टेबल, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको हास्य डायग्राम बनाने D4, D15 और D30 के। तो DN का क्या मतलब होता है, डिवाइजर्स ऑफ n। तो D24 का मतलब है डिवाइजर ऑफ 24। तो वो क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो उसका हास्य डायग्राम जो बनेगा, देखो 1 से स्टार्ट करो, 1
1 जो है किस किस को डिवाइड करता है, 2 और 3 दोनों को करता है। अब 2 और 3 किसको करते हैं, वो 6 को करते हैं, तो 6 यहाँ आ जाएगा। अब 2 किसको करता है, वो 4 को करता है, और 4 8 को भी करता है, वो आ गया। उसके बाद आपके पास है 12, तो 12 को डिवाइड कौन कौन करता है, 3 6 1 2 4 सब करते हैं, तो वो सबसे ऊपर रहेगा। देखो 4 भी कर रहा है डिवाइड, तो 4 से ऊपर है वो, 6 से भी ऊपर है 12, और 2 से भी ऊपर है, और 3 से भी ऊपर है, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 24। तो इससे सारे कनेक्टेड हैं। तो ये आपका हास्य डायग्राम आ गया D24 का। अब D15, अब D15 में क्या होता है, डिवाइजर्स ऑफ 15, तो 1 3 5 एंड 15। तो इसका तो सिंपलेस्ट बनेगा बिल्कुल, ये डायमंड की फॉर्म में बनता है। तो इसका आ गया 1 3 5 एंड 15। उसके बाद D30 का मतलब है डिवाइजर्स ऑफ 30। तो वो क्या क्या होते हैं, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। अब इसका हमें हास्य डायग्राम बनाना है, तो हास्य डायग्राम स्टार्ट करो उसका। तो सबसे नीचे तो 1 आएगा। अब 2 3 5 ये नॉन कंपेरेबल है, तो 2 इधर आ गया, 3 5, ठीक है, ये बन गया। तो 2 5 एंड 3। अब देखो 10 किससे रिलेटेड है आपका, 10 को 2 भी डिवाइड करता है और 5 भी करता है। उसके बाद आ जाओ आप 3 एंड 5 किस किस को करते हैं, 15, तो 15 इधर आ जाएगा आपका। उसके बाद बचा आपका 6, तो 6 को कौन कौन करता है, 2 एंड 3 करता है, तो वो इधर आ गया। अब ये सारे के सारे किसको करते हैं, 30 को डिवाइड, तो 30 से ये इधर आ गया। तो इसका हास्य डायग्राम कुछ ऐसा होगा। आप जब भी एग्जाम में बनाओ ना, तो ज़रूरी नहीं है आपका बिल्कुल ऐसा परफेक्टली आ जाएगा, हमें तो आइडिया होता है ऑलरेडी, तो क्योंकि हमने इतना पढ़ाया हुआ है, तो आप इसे रफ में बना लेना पहले। अब हमेशा इसका मतलब बनाने का मेथड क्या है, बनाने का मेथड ये, जो भी एलिमेंट नीचे की तरफ है ना, क्योंकि आप ये डिवाइजर्स लेके चल रहे हो, तो जो भी एलिमेंट नीचे होगा ना, वो अगर उसको अपर डायरेक्शन में पाथ मिल रहा है, किसी अपर डायरेक्शन में पाथ मिल रहा है, ठीक है, तो उसको वो डिवाइड करेगा। अब देखो मैं दिखा दूँ कैसे। 3 को अपर डायरेक्शन में 6 की तरफ भी पाथ मिल रहा है, 12 की तरफ भी मिल रहा है, 24 की तरफ भी मिल रहा है, तो वो देखो डिवाइड भी कर रहा है सबको, लेकिन उसको 4 की तरफ पाथ नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि उसको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, और नीचे वो हास्य डायग्राम में आप आ नहीं सकते। हास्य डायग्राम को रीड करने का तरीका ये होता है कि हमेशा आप अपवर्ड डायरेक्शन में ही रीड करते हो उसको। तो जो बॉटम में एलिमेंट होता है, वो टॉप वाले एलिमेंट को तभी रिलेट करता है जब वो उसको अपर डायरेक्शन में एक पाथ मिले। अब देखो 6 को जो है 8 की तरफ पाथ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 6 12 तक जाएगा, 24 तक जाएगा, फिर उसको नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आना अलाउड नहीं होता हास्य डायग्राम में। तो हास्य डायग्राम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को सोचकर ही बनाया जाता है। तो देखो इसमें भी देख लो, अगर आप जो हमने लास्ट D30 बनाया था, देखो आप 5 को देखो, 5 15 को रिलेट कर रहा है, तो लाइन बनाई गई है, तो क्योंकि 5 15 को डिवाइड करता है। लेकिन 5 और 6 के बीच में कोई लाइन नहीं बनाई गई, क्योंकि 5 6 को डिवाइड ही नहीं करता है। और फिर 10 को भी करता है, तो लाइन बनाई गई, और ऊपर भी है, वो उसकी पोजीशन भी ऊपर है, 5 की पोजीशन से ऊपर है। देखो अगर अब मैं आपको पोजीशन दिखाऊं, देखो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, लेवल है, एक तरह से लेवल मान लो, ये इसका लेवल, और फिर लास्ट लेवल, तो 4 लेवल्स बने इसमें। तो नीचे लेवल वाला ऊपर वाले लेवल को तभी रिलेट करेगा या डिवाइड करेगा अगर लाइन मिल रही है आपको, या पाथ मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से इसका हास्य डायग्राम बनाएंगे। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, आप D20 के, D25 के एंड D48 के इसके बना के देखना। D24 का तो चलो हो गया, तो इन सब के बना के देखना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। D100 का भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट में। अब देखो क्वेश्चन 10, डिफाइन सिंपल ग्राफ, ट्री, क्रोमैटिक नंबर एंड प्लानर ग्राफ विद एग्जांपल। तो मैं एग्जांपल भी देता जाऊंगा, और डेफिनेशन तो आपको सामने दिख ही रही है इसकी। तो सिंपल ग्राफ क्या होता है, देखो सिंपल ग्राफ में कभी भी कोई लूप नहीं होता है, मतलब किसी पॉइंट पे लूप नहीं होगा, और मल्टीपल एजेस नहीं होंगे, मतलब A और B 2 पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, उसको ऐसे 2 एजेस नहीं होंगे, तो उसमें मल्टीपल एजेस नहीं होते, और वर्टेक्स नहीं होता। हमेशा एक वर्टेक्स हम दूसरे डिस्टिंक्ट वर्टेक्स से ही कनेक्ट होता है, एक एज के थ्रू, 2 एज के थ्रू नहीं होगा कभी भी। तो ये एक सिंपल ग्राफ का आपकी डेफिनेशन है। तो सिंपल ग्राफ कौन सा हुआ, जैसे कि ये वाला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या फिर इस तरह से स्क्वायर बना दो, ये भी सिंपल ग्राफ है, ऐसे कर दो, या ट्रायंगल बना दो, तो ये भी सिंपल ग्राफ है। लूप नहीं होना चाहिए और मल्टीपल एज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्री। तो ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ट्री इज अ कनेक्टेड सिंपल ग्राफ दैट कंटेन्स नो साइकिल, उसमें कोई साइकिल नहीं होना चाहिए, या फिर सिंपल सर्किट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ट्री ये बना रहा हूँ, देखो ये ट्री है, ठीक है। अब देखो ये वाला देखते हैं एक बार, तो ये ट्री नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक सर्किट आ गया या साइकिल आ गई, तो ये ट्री नहीं है, ये ट्री है। या फिर इस तरह से बना लो ट्री, आप जैसे देखते हो रियल लाइफ में, इस तरह से तो देखते हो, उसमें कभी भी सर्किट नहीं होगा, मतलब एक ब्रांच वापस से अपनी किसी दूसरी ब्रांच से जाके कनेक्ट नहीं होगी, वो आगे की तरफ ही मूव करती चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से बनेगा ये ट्री। वो ट्री में हमेशा अगर n वर्टिसेस हैं तो उसमें n-1 एजेस ही होते हैं, तो ये भी आप
याद रखना ट्री की डेफिनेशन में। नेक्स्ट है क्रोमैटिक नंबर। तो क्रोमैटिक नंबर क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी ग्राफ होता है, कैसा भी ग्राफ हो, तो जब हम उसमें वर्टिसेस को कलर करते हैं तो एडजेसेंट वर्टिसेस के कलर सेम नहीं होने चाहिए, तो उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड होते हैं तो उसको क्रोमैटिक नंबर बोला जाता है। तो एग्जांपल के थ्रू आप यही वाला एग्जांपल देख लो, इसका क्रोमैटिक नंबर क्या होगा। तो इसमें स्टार्ट हमेशा जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वहाँ से करो। तो जैसे नाम दे देते हैं ABCDEF, ये वाला आपका डी है। सो देखो ए से स्टार्ट करते हैं, इसको मैंने रेड कलर दे दिया मान लो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मुझे इससे कौन कौन से कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड, तो बी को रेड कलर में नहीं दे सकता, तो ब्लू कलर दे रहा हूँ उसको। अब ए भी, इससे डी भी कनेक्टेड है, तो डी इधर है, तो आपको मैं इसको भी ब्लू कलर दे रहा हूँ, और ब्लू से कनेक्टेड नहीं हो रहा है। अब सी को मैं ब्लू कलर नहीं दे सकता, लेकिन रेड कलर तो दे सकता हूँ, क्यों? क्योंकि रेड और ए और सी पॉइंट ना एडजेसेंट नहीं है, तो इसका रेड कलर आ गया। अब एफ को क्या कलर दे सकते हैं, एफ को ब्लू दे दो, क्योंकि यहाँ पे रेड है, और ई को भी ब्लू दे दो। तो इसका जो क्रोमैटिक नंबर आया उसको हम काई जी से डिनोट करते हैं। इसका क्रोमैटिक नंबर जस्ट 2 आया। मैंने 2 ही कलर से इसको पूरे को वर्टिसेस को कलर कर दिया, और 2 एडजेसेंट वर्टिसेस के कलर सेम नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं, जो 2 वर्टिसेस के बीच में जो एज आ जाएगा अगर, तो वो एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाते हैं। लाइक ए और बी, इन दोनों को एक एज से कनेक्शन मिल रहा है ना, तो ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है प्लानर ग्राफ। तो प्लानर ग्राफ इज अ ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन विदाउट एनी ऑफ इट्स एज क्रॉसिंग ईच अदर। तो एक ऐसा ग्राफ जिसको या तो आप ऐसे, या तो आप उसको दोबारा से रीस्केच कर लो और उसमें कोई भी एज आपस में क्रॉस ना करें। जैसे कि ये ग्राफ, ये प्लानर ग्राफ है। अगर मैंने एक और ग्राफ बनाया फॉर एग्जांपल ये वाला, इसमें देखो एज जो है वो आपस में क्रॉस करे, तो मैं इसको रीस्केच करके भी प्लानर ग्राफ बना सकता हूँ। कैसे? मैंने क्या करा, ये वाला एज तो ऐसे ही रहने दिया और एक एज बाहर से लेकर आ गया, तो ये प्लानर ग्राफ की डेफिनेशन है। मतलब जिसमें 2 एजेस आपस में क्रॉस ना करें, या फिर आप उसको रीस्केच करके भी दोबारा से बनाओ और वो फिर उसमें एजेस जो है वो मतलब क्रॉस ना करें, तो वो आपके प्लानर ग्राफ होंगे। जैसे कंप्लीट ग्राफ K4 वो प्लानर ग्राफ होता है। वो कौन सा एग्जांपल है, यही है K4 जो मैंने ऊपर बनाया ना, यही K4 है। और K5 जो है वो प्लानर नहीं होता है, वो मैंने वीडियो में बताया हो, तो मेरी क्रोमैटिक नंबर की और प्लानर ग्राफ की वीडियो जाके देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग हासी डायग्राम। मतलब एक पोसेट को हमने हासी डायग्राम के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, वो ये जो कि यहाँ पे करा गया है। तो उसको हमें क्या बताना है, फाइंड द मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमल देख लेते हैं कौन से होंगे इसमें। मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स वो ये होती है कि उसमें कभी भी उसके ऊपर कोई और एलिमेंट नहीं होता है, मतलब वो किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। तो देखो K तो नहीं हो सकता, क्योंकि K M से भी रिलेट कर रहा है और L से भी रिलेट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें जो L है, L के ऊपर कोई सा भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है, या L किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं होता, तो मैक्सिमल एलिमेंट में L आ जाएगा, सिमिलरली M आ जाएगा। इसके अलावा G नहीं हो सकता, क्योंकि G के ऊपर K है, क्योंकि G K से रिलेट हो रहा है, तो वो भी मैक्सिमल नहीं बनेगा। इसके अलावा इस ग्राफ में या हासी डायग्राम में कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते थे मिनिमल एलिमेंट। सो मिनिमल एलिमेंट वो होता है जिसके नीचे कोई एलिमेंट ना हो। तो इसमें देखो ये A B, ये B है, तो इसमें मिनिमल होगा A B C। इसके अलावा अगर हम कोई और देखना चाहें तो उसके अलावा और कोई सा नहीं है। नेक्स्ट फर्स्ट हो गया फाइनल लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो इसमें ना तो कोई लीस्ट है ना कोई ग्रेटेस्ट है। लीस्ट वो होता है जिसके ऊपर सारा ग्राफ होता है, और ग्रेटेस्ट वो होता है जिसके नीचे सारे ग्राफ होता है। तो इसमें जो आपका ग्रेटेस्ट है वो कुछ नहीं है, और जो लीस्ट है वो भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट फाइंड ऑल द अपर बाउंड्स ऑफ ए बी सी। तो अपर बाउंड्स यानी यू बी से डिनोट कर रहा हूँ, किसके निकालने, ए बी सी के। और फिर उसने आगे पूछा लीस्ट अपर बाउंड भी बताना है, मतलब सुप्रीमम भी बताना है ए बी सी का। तो अगर मैं अपर बाउंड्स निकाल लूँगा तो वहाँ से मैं ईजिली लीस्ट अपर बाउंड भी बता सकता हूँ, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है अपर बाउंड्स में जो लीस्ट एलिमेंट होगा। तो ए बी सी कहाँ दिखाई दे रहे हैं, पहले तो ये देख लो, ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। अब इसके आपको अपर बाउंड्स बताने हैं जो इससे, तो इस ये तीनों के तीनों किस एलिमेंट से रिलेटेड है हमें वो ढूंढना है एलिमेंट, ठीक है। देखो ए जो है वो और बी और सी तीनों के तीनों देखने हैं, याद रखना। तो अगर मैं के को रखूं तो ए जो है वो क्या के से रिलेटेड है, तो देखो वो डी से एच तक जा सकता है और फिर के तक जा सकता है, तो रिलेटेड है। बी भी सीधा सीधा पाथ दिख रहा है, और सी भी जो है वो जी से होता हुआ के तक, मतलब अपर डायरेक्शन में पाथ सबको मिल रहा है यहाँ पे। तो इसमें अपर बाउंड्स में के आ जाएगा, ठीक है। अब के आ गया तो एल और एम भी साथ में आ ही जाएंगे, क्योंकि के बाकी के एल और एम से रिलेटेड, तो वो ए बी सी भी एल और एम से रिलेट हो जाएंगे। वाई, क्योंकि उनको पाथ मिल जाएगा अपर डायरेक्शन में जाने का। इसके अलावा अगर कोई और सा एलिमेंट हो, एच हो अगर, तो एच से नहीं हो सकता, क्योंकि सी जो है वो जी तक जाएगा, फिर वो के तक जाएगा, उसको नीचे आना पड़ेगा।
और हासी डायग्राम में आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकते, तो एच तो नहीं बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ के और एल ही बनेगा। तो ये हमने इसके अपर बाउंड्स तो निकाल लिए यहाँ पे। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है इसके लीस्ट अपर बाउंड। सो लीस्ट अपर बाउंड किसके, ए बी सी के, तो के एल और साथ में एम भी तो था, के एल एम, ये सारे अपर बाउंड्स हैं। तो इनमें लीस्ट कौन सा है, वो है के, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड बनेगा के। अब नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ जी एच। तो सबसे पहले तो लोअर बाउंड ढूंढते हैं हम किसके, एफ जी और एच के। तो पहले तो उनको हाईलाइट कर लेते हैं, एफ जी एच हैं कहाँ पे, ये जी, एफ जी और एच। तो उसका लोअर बाउंड एलिमेंट वो बनेगा जो इन तीनों से रिलेट हो, मतलब जो इन तीनों के नीचे आ रहा हो। अब क्या सी इन तीनों के नीचे आ रहा है, तो सी देखो, सी एफ के नहीं तो वी नीचे है और जी के भी नीचे, क्या सी एच के नीचे आ रहा है, मतलब रिलेट कर पा रहा है। तो एच तक जाने के लिए देखो उसको क्या करना पड़ेगा, जी तक जाएगा, फिर वो के तक जाएगा, और के से फिर नीचे आना पड़ेगा, तो वो एच से रिलेट नहीं कर पा रहा है। एच से रिलेट करने के लिए उसको अपर डायरेक्शन में पाथ मिलना चाहिए, लेकिन अपर डायरेक्शन में उसको जी तक तो पाथ मिल रहा है, लेकिन फिर उसको के तक जाने के बाद नीचे आना पड़ रहा है, तो वो तो सी जो है इसका लोअर बाउंड नहीं बन पाएगा। एक सी ही था जो जिसके बाद चांस था, बी तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि बी एच से रिलेट हो रहा है लेकिन जी और एच से रिलेट नहीं हो रहा, तो इसका कोई लोअर बाउंड ही नहीं मिल रहा। तो लोअर बाउंड नहीं मिल रहा तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो देखो ऐसे भी हास्य डायग्राम्स होते हैं जिनमें सुप्रीम या इन्फीम एग्जिस्ट ना करें, वो इसका एग्जाम्पल है। देखो लोअर बाउंड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है एफ जी एच का, तो इसका यही आंसर है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द सेट ऑफ इंटीरियर इज काउंटेबल। तो मैंने काउंटेबिलिटी पे ना 2 वीडियो बनाई है, काउंटेबल सेट पे और अनकाउंटेबल सेट पे। तो काउंटेबल वाली वीडियो पे जाके देखना मेरा क्वेश्चन नंबर 2, और मैं आपको आई बटन भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो उसका प्रूफ के इंटीजर्स जो है वो काउंटेबल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द ग्रुप जी 1 2 3 4 5 6 अंडर द मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। तो हमें मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 अप्लाई करना है। फाइंड द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ जी। तो मल्टीप्लीकेशन टेबल मैंने यहाँ ऑलरेडी बना के रखी हुई है। कैसे बनाते हैं, आपने रो में 1 2 3 4 5 6 लिख लेना है और कॉलम में भी 1 2 3 4 5 6 लिख लेना है, और फिर आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से करा, 2 से करा, 3 से करा, और उसको यहाँ लिखते चले गए बस रो में। उसके बाद कैसे करोगे, फिर 2 को करोगे, 2 को करते जाओ। और अब देखो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि मॉडुलो 7 तक चल रहे हो ना आप, तो 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 1 से करा तो 2 आ गया, 2 को 2 से करा 4 आ गया, 2 को 3 से करा तो 6 आ गया, जहाँ तक ठीक है। अब 2 को 4 से करा तो 8 आएगा, फिर 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो वहाँ पे रिमाइंडर लिखना होता है यहाँ पे। अब आपने 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आएगा, 10। अब 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। इसी तरह कोई और सा देख लेते हैं, 5 को देख लेते हैं। 5 को मैंने 5 से करा तो मल्टीप्लाई होकर 25 आया। अब 25 को 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, रिमाइंडर 4, तो 4 ही यहाँ लिखा जाएगा। तो इस तरह से ही पूरी टेबल आप बना लोगे, यही आपका फर्स्ट पार्ट है। फिर नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ, इनके इनवर्स बताने 2 3 6 का, तो वो टेबल से ही बता सकते हो आप देख के। मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाए, तो देखो 2 की रो में जाके पता लग जाएगा आपको। 2 को जब मैंने यहाँ 1 आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 होगा, क्योंकि 2 को जब 4 से करा तो 8 आया, और 8 किसके इक्वल होता है, मॉडुलो 7 में 1 के। तो जैसे ही 1 आ गया तो इसका मतलब 2 का जो इन्वर्स है वो क्या है, 4। उसके बाद किसका इन्वर्स पूछा था ऊपर, 3 और 6 का। तो 3 की रो में देखो 1 कहाँ आ रहा है, तो वो इधर आ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 से। या फिर अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो तो डायरेक्टली भी निकालेंगे। 3 × 5 क्या होता है आपका, 15। 15 कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है अंडर मॉडुलो 7। तो जो 3 का इन्वर्स बना वो क्या बना, 5। अब इसी तरह 3 5 और 6 का, तो 6 को जब 1 कब आ रहा है, जब 6 से मल्टीप्लाई करो। जब 6 को 6 से करा तो 36 आया, और 36 1 होता है अंडर मॉडुलो 7। तो 6 का जो इन्वर्स है वो है 6। तो ये आपका हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। तो ऑर्डर क्या होता है, जिसमें पावर करने पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर करने पे 1 आ जाए। तो 2 की पावर क्या कर सकते हैं कि 1 आ जाए, मतलब a का ऑर्डर क्या होगा, a की पावर n करा और कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाए मॉडुलो 7 करने पे। और n जो है वो लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं आप हाईएस्ट करते जा रहे हो। देखो 2 की पावर 1 करी तो 2, 2 की पावर 2 करा तो 4, 2 की पावर 3 करा तो 8 आ गया, और 8 जो है वो 1 के इक्वल होता है ना। तो वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों होता है 8 1 के इक्वल, क्योंकि जब आप 7 से डिवाइड करोगे 8 को तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए 2 की पावर 3 करने पे हमें 1 मिल रहा है एक्चुअल में अंडर मॉडुलो 7। तो इसलिए 2 का जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। इसी तरह 3 का ऑर्डर, अब देखो 3 को पावर 1 करा तो 3 आया, 3 की पावर 2 करा 9, 9 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ 2 ही लिखा हुआ है। हमें वहाँ तक जाने जब 1 आ जाए, मतलब 3 की क्या पावर करोगे कि वो 1 आ जाए। तो हमने 3 की पावर 3 करी, 27 आया, फिर 27 को 7 से डिवाइड करा
तो 21 तक जाएगा, रिमाइंडर 6 आया। इस तीनों आप करते चले जाओ तो आप जब 6 पावर करोगे ना 3 की पावर 6 करा तो आपको रिमाइंडर ना 1 मिलेगा। वो आप करके देखना, तो रिमाइंडर 1 मिलते ही उसकी जो ऑर्डर आ जाएगा वो, या डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूँ आपको, देखो कैसे नहीं लेगा। 3 की पावर 4 इन्होंने क्या करा होगा, 3 की पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हो ना, और 3 की पावर 3 ऑलरेडी 6 निकाला हुआ है, तो 6 इंटू 3 लिख लिया, इसलिए वो 18 बनना है, इसलिए इन्होंने यहाँ 18 लिखा है। तो 18 पे जब आपने मॉडुलो 7 लगाया तो क्या बना 14, तो 4। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 निकालेंगे, 3 की पावर 4 इंटू 3 कर सकते हो। 3 की पावर 4 आपने ऑलरेडी 4 निकाला हुआ है, तो 4 लिख दो यहाँ पे, और 3 से करो तो 12 आ गया। इस तरह से आ रहा है ये, और फिर रिमाइंडर तो लास्ट में जाके ही रिमाइंडर बनाएगा, तो इसलिए 3 का ऑर्डर आपका 6 बनेगा। तो यही इसका आंसर है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। उसमें हमें दिखाना है कि जो आपका सेट आर है उसमें किस तरह के एलिमेंट लिए गए हैं, a प्लस बी रूट 2, सो वेयर a b आर रैशनल नंबर्स। तो ये कम्यूटेटिव रिंग बनेगा। अब रिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी चाहिए होती है, फर्स्ट अंडर एडिशन की रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज़ चाहिए आपको, ठीक है ना। मतलब अंडर एडिशन आप क्या दिखाओगे, मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ बताता हूँ। फर्स्ट से आर अंडर एडिशन आप अबिलियन ग्रुप प्रूफ करोगे, तो इसमें टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ गई। नेक्स्ट आर अंडर मल्टीप्लीकेशन मतलब डॉट, उसमें आपको क्या प्रूफ करना होगा, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको बताना होगा, तो एक प्रॉपर्टी वो हो गई। और उसके बाद तो 1 यहाँ आ गया। उसके बाद आपको कम्यूटेटिविटी अलग से दिखानी होगी, किसमें, अंडर मल्टीप्लीकेशन में, अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो 1 यहाँ पे। तो टोटल कितनी होगी, 7, 8, 9, तो आपको 9 प्रॉपर्टीज दिखानी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। चलो इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें एलिमेंट स्पेशल टाइप का लिया गया है, हमेशा इसी फॉर्म में होगा वो, a प्लस बी रूट 2। तो उसमें रूट 2 तो इरेशनल है, और a और b कहाँ से हैं, वो रैशनल नंबर से आ रहे हैं। तो a और b हमेशा कहाँ से आएंगे, q से आएंगे। तो देखो इन्होंने क्या करा, 2 एलिमेंट ले लिया x और y, a प्लस बी रूट 2, y ले लिया c प्लस d रूट 2। आप एक और ले लेना क्योंकि एसोसिएटिविटी के लिए z भी चाहिए होता है, तो e प्लस f रूट 2 इस तरह से ले लेना। अब देखो ये सारे जो आपके a b c d e f हैं वो सारे रैशनल नंबर से आएंगे। तो आपको क्लोजर का मतलब होता है, ये दिखाना होता है कि अगर आप ऐड करोगे तब भी वो उसी सेट में बिलोंग करेगा, किसमें, आर में। आर क्या है, देखो ऊपर ये लिया गया है, आर सेट में हमेशा a प्लस बी रूट 2 टाइप के एलिमेंट ही होंगे। तो जब इसने x और y को ऐड करा, तो ऐड करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करो, तो वो रूट 2 वाले को अलग कर लो, रूट 2 वाले कोफिशिएंट अलग कर लो, बाकी कोफिशिएंट अलग कर लो। अब a b c d सब रैशनल से, तो a प्लस c भी तो रैशनल होगा और b प्लस d भी रैशनल होगा। तो ये किसकी फॉर्म बनी, वो r के एलिमेंट्स की तो फॉर्म बनी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी, तो क्योंकि a प्लस बी रूट 2 जो भी आपने एलिमेंट लिया, x y z जो भी एलिमेंट लिए, वो सारे रियल नंबर्स ही तो थे। देखो x जो आपने यहाँ पे एलिमेंट लिया वो भी एक रियल नंबर है, y भी एक रियल नंबर है, और रियल नंबर में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। तो इसलिए आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ रियल नंबर्स इज एसोसिएटिव बिकॉज इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम रियल नंबर्स। तो ऐसे लिख सकते हो आप, एसोसिएटिविटी इन r इज इनहेरिटेड फ्रॉम रियल नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनेगा, इसका 0 एलिमेंट ही बनेगा। और एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, वो बनेगा अगर a प्लस बी रूट 2 लिखा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस a माइनस बी रूट 2, ठीक है। कम्यूटेटिविटी, अगर आप x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो वो सेम ही आएगा। तो x और y हमने ऊपर लिए हुए हैं, इसलिए हमने जानबूझ के पहले ही डिफाइन कर दिए, हमें बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे कम्यूटेटिविटी तक हो गया, मतलब अबिलियन ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। अब नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आपने x इंटू वाई करा है यहाँ पे, तो x और y आपको पता तो सिंपली जैसे आप रियल में मल्टीप्लाई कर दो वैसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर रूट 2 वाले कोफिशिएंट अलग कर लोगे, सिंपल वाले कोफिशिएंट अलग कर लोगे। अब देखो ये सारे ए बी सी डी से रैशनल नंबर से, तो ए सी प्लस 2bd भी तो रैशनल नंबर्स होगा, और ए डी प्लस बी सी भी रैशनल नंबर्स होगा। इन्होंने अलग से रैशनल नंबर दिखाने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने जो आर के एलिमेंट्स लिए थे वो हमेशा a प्लस बी रूट 2 टाइप के लिए थे, जिसमें से a और b रैशनल्स होने चाहिए थे। अब यहाँ पे इतना बड़ा एलिमेंट सा दिख रहा है, वो रैशनल कैसे बन रहा है उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि a भी रैशनल है, b भी रैशनल है, c भी रैशनल है, d भी रैशनल है, तो ये सम भी रैशनल होगा और इसका रूट 2 का कोफिशिएंट भी रैशनल होगा, इसलिए ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, r में। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो गई अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एसोसिएटिविटी अगेन इनहेरिटेड फ्रॉम रियल नंबर्स, तो लिख सकते हो आप बिकॉज रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव, दैट्स वाई these numbers are also associative. Then distributive law, distributivity भी रियल नंबर्स में होल्ड करती है, इसलिए वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी होल्ड कर जाएगी। यहाँ पे आपके जो आर एलिमेंट्स, आर के जो एलिमेंट्स हैं उस पर, जो इस तरह के एलिमेंट हैं a प्लस बी रूट 2 टाइप के।
और मल्टीप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया था अलग से अंडर मल्टीप्लीकेशन दिखाना होगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स दिखाना होगा। तो एक्स वाई से स्टार्ट करो, ए प्लस बी रूट टू सी प्लस डी रूट टू, और इसको आप इंटरचेंज क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स कम्यूट करते हैं आपस में, तो इसलिए कम्यूटेटिव भी होगा। तो इसी तरह से ये प्रूफ कर देना आप एग्जाम में अगर आता है तो। और बाकी मैंने रिंग पे, कम्यूटेटिव रिंग पे, इंटीग्रल डोमेन पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप वो जाके देख लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे प्रूफ करते हैं वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इज द पोस्टेड z प्लस, मतलब सारे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं अंडर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अंडर डिवीजन बात कर रहे हैं। तो आर द इंटीजर 3 एंड 9 कंपेरेबल का मतलब है या तो 3 9 से रिलेटेड हो अंडर डिवीजन, या 9 3 से रिलेटेड, तो यस होता है रिलेटेड, क्योंकि 3 जो है वो 3 जो है वो 9 को डिवाइड करता है, तो इसलिए जो 9 होगा ना उसकी पोजीशन 3 से ऊपर ही होगी, तो इसलिए कंपेरेबल है। 5 और 7 ना, तो 5 7 के नीचे कभी आ सकता है ना, 7 5 के ऊपर जा सकता है, कि कोई सा भी आप तरीका अपना लो, तो एक दूसरे को डिवाइड ही नहीं करते, तो ये नॉन कंपेरेबल एलिमेंट है। तो 3 एंड 9 कंपेरेबल है एंड 5 और 7 नॉन कंपेरेबल है। क्यों? क्योंकि हम डिवीजन की रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो क्योंकि 3 9 को डिवाइड करता है, एक साइड से भी काफ़ी है, ऐसा नहीं कि 3 9 को करे और 9 3 को भी करे, 3 9 को कर रहा है इनफ है कंपेरेबल के लिए, एक तरफ से रिलेटेड होना चाहिए, या तो ए बी से रिलेटेड हो जाए या बी ए से रिलेटेड हो जाए कंपेरेबल के लिए, ठीक है। लेकिन 5 और 7 कहीं से भी कंपेरेबल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें हमें क्या दिखाना है, क्रोमैटिक नंबर निकाल के दिखाना है। तो क्रोमैटिक नंबर निकालते हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, तो मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको मैंने रेड कलर दिया। अब देखो ये ना एक K4 ग्राफ बनना है अंदर, तो K4 की जो हमेशा क्रोमैटिक नंबर आता है उसमें जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि वो हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, 3 6 4 7 हर एक से कनेक्टेड है आपस में। तो रेड दिया, 7 को मैंने ब्लू दे दिया, क्यों, और फिर 4 को मैं रेड और ब्लू नहीं दे सकता, क्योंकि वो इधर भी कनेक्टेड है इधर भी कनेक्टेड है, तो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम नहीं आता, तो ब्लू दिया, इसको ग्रीन दे दो और इसको येलो दे दो। अब 5 रहता है, 5 को मैं येलो दे देता हूँ, क्योंकि 5 सिर्फ और सिर्फ रेड और ब्लू से ही कनेक्ट हो रहा है। अब इधर आ जाओ 1 एंड 2 पे, तो मैंने इधर रेड दिया था, तो मैं इधर इसको अब येलो दे देता हूँ, इधर ग्रीन है और इधर येलो है, तो ब्लू नहीं यूज़ हो रहा ना रेड यूज़ हो रहा है, तो रेड भी दे सकते हो आप इसको। तो इसका क्रोमैटिक नंबर क्या आया, इसका क्रोमैटिक नंबर आ गया 4। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वेरीफाई दैट जी इज एन आइलर ग्राफ। सो ये आइलर ग्राफ है बाय चेकिंग द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 है, सॉरी 4 तो नहीं है, वर्टेक्स की डिग्री अगर मैं लिख के दिखाऊँ तो A B C D E F G H, टोटल 8 वर्टिसेस हैं, इनकी अगर मैं डिग्री लिखूं तो डिग्री क्या होगी, A की डिग्री 2 है, B की डिग्री 2 है, C की डिग्री 2 है और D की डिग्री भी 2 है, और बाकी जो अंदर वाले हैं E F G H उनकी डिग्री सबकी 4 4 है, तो सबकी इवन डिग्री है। तो आइलर ग्राफ की डेफिनेशन होती है, अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 इवन है तो वो आइलर ग्राफ होगा। अब इसमें बोला है सेकंड में, इफ इट इज एन आइलर ग्राफ फाइंड द आइलर सर्किट एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस। तो हमें एक पाथ सर्किट ढूंढना है और वापस उसी पॉइंट पे आना, कोई भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। तो देखो आप ए से स्टार्ट करो, ए से ई तक जाओ, फिर बी तक जाओ, ए ई बी एच सी जी एच सी जी, फिर डी जाओ, डी से एफ तक जाओ। अब एफ से अंदर चले जाओ अंदर वाले ग्राफ में, फिर जी पे आ जाओ, एफ से जी गए, फिर एच गए, इसमें सारे एच कवर करने होते हैं एग्जैक्टली 1 टाइम, एच करे, फिर ई चले गए, फिर ई से वापस एफ चले गए, और एफ से अब आप ए चले जाओ। तो ये आपका यही सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस है जो आपको आप आइलर सर्किट बना के दे रहा है। मतलब इसमें वर्टिसेस कवर रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एज हमेशा एक ही बार आएगा, कवर होगा, एज रिपीट नहीं होता है। तो मैंने आपको करके दिखा दिया है, ए से स्टार्ट करा था हमने, तो इस तरह से करते करते हम चले गए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें देखना है कि आइसोमॉर्फिक होंगे नहीं। इफ़ दे आर आइसोमॉर्फिक गिव अ वर्टेक्स कोरेस्पोंडेंस। तो किसी भी वर्टेक्स को पकड़ लो, वहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों में। E1 से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे C5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो E1 E2 पे जा रहा है, तो C5 जो है वो कहाँ पे जाएगा, C2 पे। मतलब E1 के कॉरेस्पॉन्डेंस में C5 आ गया और E2 के कॉरेस्पॉन्डेंस में C2 आ गया। अब E3 कहाँ मूव कर रहा है, E3 की तरफ, और C2 कहाँ मूव कर रहा है, C4 की तरफ। तो E3 और C4 की कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई। मतलब इसके दोनों के बीच में एक 1-to-1 ऑन-टू फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जो 1-to-1 और ऑन-टू होता है, तो इसमें बोलते हैं तभी आइसोमॉर्फिक होंगे। तो E3 अब कहाँ मूव करेगा, E4 पे, और C4 कहाँ मूव करेगा,
C4 C1 पे, तो E4 के लिए कौन सा आ गया C1। अब E4 कहाँ जाएगा E5 पे, और C1 कहाँ मूव करेगा फिर C4 पे, सॉरी C5 से C2 गए, C2 से C4 गए, C4 से आपको C1 जाना था, C1 से C3 जाओगे आप। तो पांचों वर्टेक्सेस की कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई। मतलब अगर आपका F ये G1 ग्राफ है और ये G2 ग्राफ है, अगर G1 से G2 कोई आपका आइसोमॉर्फिज्म लेनी है तो वो क्या होगा, FE1 को कहाँ मैप करेगा C5 पे, FE2 को कहाँ मैप करेगा C2 पे, FE3 को कहाँ मैप करेगा C4 पे, और FE4 को कहाँ मैप करेगा C1 पे, और FE5 को कहाँ मैप करेगा C3 पे। तो यही था। ये ध्यान नॉट आइसो, तो आइसोमॉर्फिक तो है ही, तो नॉट का तो बात ही नहीं करनी है। सो बताना है ड्रॉ द K5 एंड चेक वेदर इट इज़ प्लानर और नॉट। प्लानर मतलब कोई एज कवर आपस में क्रॉस ना करे। तो K5 में 5 वर्टिसेस होते हैं, तो बना लेते हैं इसमें। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छे से बना लेना आप। तो वर्टिसेस के नाम दे देते हैं ताकि हम जो डिस्कस करें तो ईजी हो जाए। तो देखो अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं, क्या मैं इसको दोबारा से ऐसे बना सकता हूं कि ये आपस में क्रॉस ना करे एजिस A B C D E। तो अंदर वाले जो थे इनको एज इट इज़ अभी यहाँ पे ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है। अब जो C E और B है, तो E और B को मैं बाहर से लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और साथ में जो D और B है, तो D और B को भी मैं बाहर से लेके जा रहा हूँ। अब बचा क्या आपका E और C बचा। अगर मैं E और C को बाहर से लेके गया, क्योंकि E और C यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर मैं इसको बाहर से लेके जाऊँगा तो देखो ये क्रॉस करता हुआ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे, यहाँ क्रॉस कर गया ये, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है ना। मैं आपको दूसरा कलर से दिखा देता हूँ। E को अगर मैं इधर C से कनेक्ट करता हूँ तो ये कहाँ पे गड़बड़ आ रही है, ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए ये प्लानर ग्राफ नहीं होगा। प्लानर ग्राफ आप इसको बना ही नहीं सकते कन्वर्ट करके। सो इस ग्राफ में मैं ये क्वेश्चन नंबर 20 में मैं ये बताना, चेक वेदर द जी इज हैमिल्टोनियन और नॉट। सो हैमिल्टोनियन का मतलब होता है आपको एक पाथ ढूंढना है, एक वर्टेक्स, सारे वर्टेक्स कवर करने ग्राफ के, जहाँ से स्टार्ट करोगे एंड भी वहीं पे करना, और सारे वर्टेक्स एक्जैक्टली वन टाइम कवर होने चाहिए, और एज जो है ना वो भी आपका एक ही बार आना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं होता इसमें एज को आप जो है सारे एजेस को कवर करो। तो देखो अगर हैमिल्टोनियन आपको बताएं तो यस दिस इज हैमिल्टोनियन। और हैमिल्टोनियन कैसे बनेगा, A से B जाओ, B से C जाओ, C से E जाओ, E से D जाओ, और फिर वापस A पे आ जाओ, तो ये होगा। और इफ़ इट इज़ गिव अ हैमिल्टन साइकिल, तो यही आपकी हैमिल्टन साइकिल है। हैमिल्टन साइकिल का मतलब ये होता है आपको ग्राफ के सारे वर्टेक्सेस एक्जैक्टली वन टाइम कवर करने हैं, और जहाँ से जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करा एंड भी उसी वर्टेक्स पे करना है, तो यही होगा आपका, ये हैमिल्टन ग्राफ बनेगा। सो ये पूरी हमारी अब प्रैक्टिस शीट कंप्लीट हो गई है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उसके मैं कोशिश करूँगा कि आपको आई बटन दे सकूं और आप वहाँ से डायरेक्टली जाके देख लो। अदरवाइज मैंने मेंशन करा है कि किस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन आपको जाके देखना है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। आई होप आपको ये कंटेंट मेरा बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले ऑलरेडी मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख ली है। तो पूरी प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।